नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। रामबल सर द्वारा क्लास नंबर 11 बायोलॉजी। हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, 7 चल रहा था। तो उसमें हम देख रहे थे पराश्लेषण लिख दी। इसी वीडियो में हम देख रहे थे कोशिका भित्ति की पराश्लेषण को भाग पाए थे हमारे, दो भाग मिले थे, रेशक थे और मैट्रिक्स था आधार। मैट्रिक्स मान होता है आधारीय पदार्थ। तो अब देखेंगे कुछ टॉपिक्स हैं इसी के बारे में कर लेते हैं। आज पहला टॉपिक है हमारा प्राथमिक गर्भ या पिट्स, प्राथमिक गर्भ या पिट्स, और दूसरा टॉपिक है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा। तो सबसे पहले प्राथमिक गर्भ या पिट्स देखेंगे आप। तो पादप कोशिकाओं की स्थूल भित्ति में जगह-जगह, पादप कोशिकाओं के स्थूल भित्ति में जगह-जगह सेल्यूलोज परत का अभाव होने से, सेल्यूलोज की जो परत है उसका अभाव हो जाता है। जब सेल्यूलोज परत हट जाएगी तो अभाव हो जाएगा। तो पादप कोशिकाओं के स्थूल भित्ति में जगह-जगह सेल्यूलोज परत का अभाव होने से सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। गर्त मतलब गड्ढे, सूक्ष्म गर्त। कैसे? हम तो ये परत, अब इसमें सेल्यूलोज परत का अभाव बन गया तो ये क्या है, इस तरह से गर्त बन जाते हैं। इनको एक तरह से कहा जाता है पिट्स। पिट्स मींस गर्त। पिट्स का होता है गर्त। पादप कोशिकाओं के स्थूल भित्ति में जगह-जगह सेल्यूलोज परत का अभाव होने से सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं, जिन्हें प्राथमिक गर्त या प्राइमरी पिट्स कहा जाता है। और ये गर्त जो होते हैं, प्राइमरी गर्त, दो आसन कोशिकाओं के आमने-सामने स्थित होते हैं। दो आसन कोशिकाओं के आमने-सामने स्थित होते हैं। मैं पहले भी बता दूं, आसन कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं जो बिल्कुल सटीक पास-पास होती है, नजदीक होती है, वो आसन कोशिकाएं होती हैं। उन्हें देखेंगे पादप कोशिकाओं के स्थूल भित्ति में जगह-जगह सेल्यूलोज परत का अभाव होने से सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। इन्हीं गर्तों को प्राथमिक गर्त या प्राइमरी पिट्स कहा जाता है। और ये गर्त दो आसन कोशिकाओं के आमने-सामने इस तरह से आमने-सामने स्थित होते हैं। ये आपकी प्राथमिक गर्त की परिभाषा थी। एक बार और देखेंगे, पादप कोशिकाओं के स्थूल भित्ति में जगह-जगह सेल्यूलोज परत का अभाव होने से सूक्ष्म गर्त बन जाते हैं। इन गर्तों को प्राइमरी पिट्स या प्राथमिक गर्त कहते हैं। और ये गर्त दो आसन कोशिकाओं के आमने-सामने स्थित होती है। पहली बात। दूसरी बात आपकी प्लाज्मोडेस्माटा। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 में एक शब्द आया था, प्लाज्मोडेस्माटा शब्द आया था। आज उसमें डेफिनेशन देख रहे हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा को अंग्रेजी में कहते हैं जीवद्रव्यीय तंतु। जीवद्रव्यीय तंतु। तो प्राथमिक गर्त में होकर बारीक जीवद्रव्यीय तंतु आर-पार जाकर, प्राथमिक गर्त में से होकर बारीक जीवद्रव्यीय तंतु आर-पार जाकर के आसन कोशिकाओं के जीवद्रव्य को जोड़ते हैं। आसन कोशिकाओं के जीवद्रव्य को परस्पर जोड़ते हैं। कैसे बोलेंगे? प्राथमिक गर्त में से होकर बारीक जीवद्रव्यीय तंतु आर-पार जाकर के आसन कोशिकाओं के जीवद्रव्य को परस्पर जोड़ते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्यीय तंतु कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्यीय तंतु कहा जाता है। उन्हें देखेंगे प्राथमिक गर्त में से होकर बारीक प्राथमिक गर्त में से बारीक जीवद्रव्यीय तंतु आर-पार जाकर के आसन कोशिकाओं के जीवद्रव्य को परस्पर जोड़ते हैं। तो इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्यीय तंतु कहा जाता है। अब इसका कार्य देख सकते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा का कार्य क्या है? आसन कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करना। आसन कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करना इसका कार्य होता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? इसका कार्य। तो आप क्या लिखेंगे? प्राथमिक गर्त में से होकर के बारीक जीवद्रव्यीय तंतु आर-पार जाकर के आसन कोशिकाओं के जीवद्रव्य को परस्पर जोड़ते हैं। तो इन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। कार्य क्या है? तो आसन कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करना, पदार्थों का आदान प्रदान करना। अब हमारे पास दो शब्द आते हैं, संद्रव्य सिम्प्लाज्म, अवद्रव्य एपोप्लाज्म। सिम्प्लाज्म और एपोप्लाज्म। सिम्प्लाज्म और एपोप्लाज्म। देखिए सब सिम्प्लाज्म क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, आसन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य निरंतरता बनी रहती है। कोशिका द्रव्य निरंतरता बनी रहती है। द्वारा देखें, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता, आसन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है।
तो देखें, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। तो इस स्थिति में कोशिका द्रव्य को ही संद्रव्य कहा जाता है। तो इस स्थिति में कोशिका द्रव्य को ही संद्रव्य कहा जाता है अर्थात सेमी प्लाज्म कहा जाता है। तो देखेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता बनी रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता बनी रहती है। तो इस स्थिति में कोशिका द्रव्य को ही संद्रव्य कहा जाता है। संद्रव्य कहा जाता है अर्थात सेमी प्लाज्म कहा जाता है। आगे क्या है, अपद्रव्य। अपद्रव्य अर्थात एकोप्लाज्म। एकोप्लाज्म ऐसे अंतराकोशिक स्थान, अंतराकोशिक स्थान क्या होते हैं, मान चलो मैंने आपके सामने एक चित्र बनाया, ये जो खाली स्थान है आपको बीच में खाली स्थान, ये कहलाते हैं अंतराकोशिक स्थान। अंतराकोशिक स्थान तो देखेंगे, ऐसे अंतराकोशिक स्थान जिसमें अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। अजैव अर्थात निर्जीव अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। ऐसे अंतराकोशिक स्थान जिसमें अजैव पदार्थ पाए जाते हैं अपद्रव्य कहलाते हैं। वो स्थान क्या कहलाते हैं, अपद्रव्य कहलाते हैं या एकोप्लाज्म कहलाते हैं। एकोप्लाज्म कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने 4 परिभाषाएं आप देखी, प्राथमिक द्रव, प्लाज्मोडेस्माटा, संद्रव्य और अपद्रव्य। अपद्रव्य आप संद्रव्य और अपद्रव्य द्वारा देखेंगे। संद्रव्य प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आसन्न कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य की निरंतरता लगातार बनी रहती है। इस स्थिति में कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है, संद्रव्य कहा जाता है। और ऐसे अंतराकोशिक स्थान जिसमें अजैव पदार्थ पाए जाते हैं उस स्थान को, उस अंतराकोशिक स्थान को अपद्रव्य कहा जाता है, एकोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये आपके टॉपिक खत्म होते हैं। आगे क्या है इस चैप्टर में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो इसे जरूर लिखें, नोट करें, नोट्स बनाएं अपने स्वयं के से, और जिससे कि आपको आसानी रहे पढ़ने में। और अच्छा लगे तो आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।